नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित सवालों को सॉल्व करा रहा हूं। अभी तक मैंने थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, बॉयलर, हीट ट्रांसफर जैसे सब्जेक्ट से क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। वहाँ मैंने एक प्ले लिस्ट की लिंक दी है, आप वहाँ पर जा कर के उस प्ले लिस्ट के सारे वीडियोज़ देख लीजिए और उन सब्जेक्ट्स से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए फ्रेंड्स, अब इसके अलावा अगर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहां से आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। फ्लूइड मैकेनिक्स आप विस्तार से पढ़ पाएंगे। यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है कि मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्पर गियर ट्रेन विथ लिस्ट टू डिफरेंट यूसेजेस एंड ड्राइव, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बेलो। ठीक, देखिए सवाल दिया हुआ है। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है कि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। ठीक, तो इन्होंने नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऊपर दिए थे कि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, बेवेल गियर, वर्म एंड वर्म गियर, हैरिबोन गियर, reduces end thrust, low gear ratio, drives non-parallel non-intersecting shaft, driving non-parallel intersecting shaft, high gear ratio। ठीक सर, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन जो होती है उस निम्नलिखित कौन सा चूज़ करेंगे? रिड्यूसेस द एंड थ्रस्ट। देखिए एंड थ्रस्ट किस में समाप्त हो जाए? हैरिबोन गियर में। हैरिबोन गियर जो होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो एंड थ्रस्ट को समाप्त कर देते हैं। मतलब जो डी के लिए ऑप्शन मिल गया है वो 1 मिल गया है सीधा सीधा। उसके बाद लो गियर रेशियो। लो गियर रेशियो उन्होंने दे रखा है। चलिए इसको आखिरी में देखेंगे क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा जो लो गियर रेशियो के रूप में हो। तीसरा दिया है ड्राइव्स नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, इसके लिए देखिए कौन कौन सा गियर यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग के लिए स्पाइरल गियर, हाइपॉइड गियर, वम एंड वम बिल। तो वम एंड वम बिल दिया रखा है सी के लिए, तो सी के लिए क्या हो जाएगा? 3। सी के लिए क्या हो जाएगा? 3 हो गया। उसके बाद चौथा देखिए ड्राइव्स नॉन पैरेलल इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। नॉन पैरेलल इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के लिए कौन कौन से गियर यूज़ होते हैं? उसके लिए होते हैं बेवल गियर और स्पाइरल बेवल गियर। तो बेवल गियर इन्होंने दे रखा है, हाँ, तो बी के लिए क्या हो जाएगा? बी के लिए 4 हो जाएगा। तो बी के लिए 4 हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा 5 का दिया है। अब फिर बचा हाई गियर रेशियो। तो हाँ, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के लिए हाई गियर रेशियो होता है। तो ए के लिए क्या मिल जाएगा? ए के लिए हमको मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। तो ए के लिए 5 4 3 1। तो 5 4 3 1 किस क्रम में? ए वाले में। ए ऑप्शन ही हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्म गियर्स। वर्म गियर से संबंध में लिखित क्वेश्चन हमको ध्यान रखना है और उसके हिसाब से हमको जवाब देना है। सबसे पहले इन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर कि दे आर यूज्ड फॉर वेरी हाई स्पीड रिडक्शन। हाँ, तो वर्म गियर्स जो होते हैं वेरी हाई स्पीड रिडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। ये कथन सही है। दूसरा ले लेते हैं, द वेलोसिटी रेशियो डस नॉट डिपेंड अपॉन द हेलिक्स एंगल ऑफ द वर्म। चलिए मैं अभी इस पर डिस्कस आपको करके बताऊंगा। तीसरा, द एक्सिस ऑफ वर्म एंड वर्म गियर आर जनरली परपेंडिकुलर एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। तो देखिए मैंने आपको बताया था वर्म एंड वर्म गियर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वर्म एंड वर्म गियर का प्रयोग ऐसे यहाँ किया जाता है जहाँ शाफ्ट नॉन पैरेलल हो और नॉन इंटरसेक्टिंग हो। तो देखिए जनरली परपेंडिकुलर होती हैं, हाँ परपेंडिकुलर होती है, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग होती है। देखिए वर्म एंड वर्म गियर होता कैसे? वर्म एंड वर्म गियर में इस प्रकार की एक एक्सिस होती है जिस पे इस प्रकार से वर्म पे हेलिक्स बने होते हैं। ठीक, और यहाँ पे उनका वर्म होता है जिस पर इस प्रकार से गियर होते हैं। ठीक, तो ये वर्म घूमता है तो उसके अनुसार से गियर घूमते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से प्रोसेस करता है। तो ये तीसरा कथन भी सही है। अब आइए हम दूसरे कथन पर चर्चा कर लेते हैं। दूसरा कथन क्या है कि द वेलोसिटी रेशियो डिपेंड्स अपॉन द हेलिक्स एंगल ऑफ द वर्म। तो देखिए वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? वर्म एंड वर्म व्हील के लिए वेलोसिटी रेशियो होता है, ये होता है एंगल टर्न बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द वर्म। मतलब एक रिवॉल्यूशन में वर्म कितना एंगल टर्न करता है, वर्म कितना एंगल टर्न करता है इन 1 रिवॉल्यूशन।
ठीक, डिवाइडेड बाय एंगल टर्न्ड बाय ए वर्म इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ वर्म। ठीक, देखिए अगर एक जो व्हील है यहाँ पे शुरू में, यहाँ पे व्हील ले लीजिए, व्हील कितना एंगल टर्न करता है एक रिवॉल्यूशन वर्म के एक रिवॉल्यूशन पे, मतलब देखिए सीधे ऐसा समझिए कि जैसे वर्म एंड वर्म व्हील होता है इस प्रकार से, और यहाँ पे इसका ये वर्म है, ये आपका वर्म होता है, इसको वर्म कहते हैं और इसको वर्म व्हील कहते हैं। ठीक, तो अगर हम इसके वर्म को एक पूरा फुल रोटेशन दें तो ये कितना एंगल टर्न करेगा, ठीक, और ये कितना एंगल टर्न करेगा, तो ये व्हील कितना एंगल टर्न करेगा और उसके फिर वर्म कितना एंगल टर्न करेगा, दोनों का जो रेशियो होगा वही वेलोसिटी रेशियो होगा। ठीक, तो देखिए वर्म कितना, तो पहले व्हील कितना एंगल टर्न करेगा, व्हील देखिए ये जो डिस्टेंस होगी एल, ठीक, लेंथ, ठीक, वह जो लेंथ होगी वो वही दो उसी लेंथ का डिवाइडेड बाय हम लोग आर कर देंगे। ठीक, देखिए अगर हम लोग ये एंगल, मतलब जो इसकी लेंथ चले होगा, ये मान लीजिए अगर ये एल लेंथ चलता है, ठीक, तो एल लेंथ चलता है, तो हम जानते हैं एंगल बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप कितना है, एल बटे त्रिज्या। अगर आर के फॉर्म में लिखेंगे तो आर हो जाएगा, डायमीटर के रूप में लिखेंगे तो d/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d/2। ये क्या है, d क्या है, d व्हील का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ व्हील, डिवाइडेड बाय, तो ठीक, वर्म कितना एंगल चलेगा, वर्म को तो फुल एंगल चलना है, पूरे 2 पाई एंगल घुमा देंगे तो 2 पाई घूम जाएगा। ठीक, तो यल क्या है, यल एक एंगल फुल घुमाने पे जो आपको डिस्टेंस ट्रैवल की जाती है वर्म के द्वारा, कितना डिस्टेंस, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस कितना तय की जा रही है, वो यल है। तो क्या इसमें कहीं पे भी हेलिक्स एंगल आया है, हेलिक्स एंगल जिसे हम अल्फा कहते हैं, उसका कहीं प्रयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी रेशियो डस नॉट डिपेंड्स अपॉन हेलिक्स एंगल ऑफ वर्म। तो वर्म के हेलिक्स एंगल पर डिपेंड नहीं करती है। तो जो दूसरा कथन जिसको मैंने होल्ड कर रखा था वो भी सही हो गया, तो पहला भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया, तीसरा भी सही हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर डी हो गया। ठीक, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है कि दोनों के वर्म एंड वर्म, वेलोसिटी रेशियो होता है कि वर्म को अगर हम लोग एक फुल राउंड दें तो उस समय जो व्हील जो एंगल चला है डिवाइडेड बाय वर्म जो जितना एंगल चला है, दोनों का जो अनुपात आएगा वही कहलाता है वर्म वेलोसिटी रेशियो वर्म एंड वर्म व्हील। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर इन्होंने सही जोड़ी के फॉर्म में दे रखा है। ठीक, तो इन्होंने फिर इसको देखिए दिया है टाइप ऑफ गियर और सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक, हेलिकल गियरिंग, हेरिंगबॉर्न गियर, वर्म गियरिंग, हाइपॉइड गियरिंग, जीरो एक्सियल थ्रस्ट। मैंने अभी बताया जीरो एक्सियल थ्रस्ट किस में होता है, हेरिंगबॉर्न गियरिंग में होता है। ठीक, जीरो एक्सियल थ्रस्ट किस में होता है, हेरिंगबॉर्न गियरिंग में। मतलब क्या है, बी का 1, तो बी का 1 कहाँ कहाँ है, बी का 1 इसमें है और इसमें है, तो मतलब हमारा आंसर ए या डी में कुछ होगा। ठीक, दूसरा दिया है इन्होंने नॉन इंटरचेंजेबल। तो नॉन इंटरचेंजेबल क्या होते हैं, नॉन इंटरचेंजेबल नॉर्मली जो वर्म गियरिंग होती है नॉन इंटरचेंजेबल होती है। ठीक, नॉन वर्म गियरिंग जो होती है वो नॉन इंटरचेंजेबल होती है। इसके अलावा हाइपॉइड गियरिंग भी नॉन इंटरचेंजेबल होती है, मतलब जितने भी नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के रूप में होंगे वो नॉन इंटरचेंजेबल ही होते हैं। देखिए इसमें ये सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, तो किसका आंसर क्या है, दो सी के लिए भी हो सकता है, डी के लिए भी हो सकता है, दो क्या सी के लिए भी डी के लिए भी है। ठीक, देखिए तो इसमें इन जो अभी हमने चूज़ किया तो इन दोनों में दो किसको डी को दे रखा है, तब इसलिए सी के लिए कुछ और न देखना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि इन दोनों में चूज़ करना है। तीसरा दिया है इन्होंने स्क्यू शाफ्ट। स्क्यू शाफ्ट के लिए कहाँ यूज़ हो जाती है, स्क्यू शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है जहाँ पे होता है वर्म गियरिंग होता है, क्या होता है, वर्म गियरिंग होता है, उसको हम लोग स्क्यू शाफ्ट प्रयोग किया जाता है। देखिए स्क्यू शाफ्ट का मतलब होता है पहले नॉन इंटरसेक्टिंग होती है, मतलब सी और डी को चेंज कर रहा था, तो सी के लिए अगर इन्होंने क्या कहते हैं, डी के लिए इन्होंने 2 ले लिया है, तो सी के लिए क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, तो सी के लिए इन्होंने 3 ले लेते हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, ओके, देखिए कि इसमें 3 ऑप्शन। चौथा ऑप्शन देखिए हाइपॉइड गियरिंग है, तो दिया था तो ऑप्शन दिया है कि पैरेलल शाफ्ट। पैरेलल शाफ्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, हेलिकल गियरिंग यूज़ करते हैं। पैरेलल शाफ्ट के लिए स्पर गियर, हेलिकल गियर, डबल हेलिकल गियर, जिसको हेरिंगबॉर्न गियर भी कहा जाता है। हेरिंगबॉर्न गियर और डबल हेलिकल गियर में थोड़ा सा अंतर होता है।
जो है डबल हेलिकल गियर होगा उसमें सिर्फ दोनों साइड के इस प्रकार से गियरिंग हो रखी होगी, जबकि जो हेलिकल गियर होता है, ठीक, डबल हेलिकल जो हैरिंग ऑन गियर होता है उसमें बीच में एक छोटा सा स्लॉट होता है, उसके दोनों तरफ गियरिंग की दोनों तरफ क्या है प्रोफाइल बनी होती है। तो हैरिंग बॉन गियर मतलब एक तरह से कमर की हड्डी की तरह बनी होती, जो कमर की हड्डी हैरिंग बॉन की तरह, कमर मतलब हम लोग की रीढ़ की हड्डी उसी तरह से बनाया जाता है, इसीलिए इसको हैरिंग बॉन गियर कहते हैं। देखने में उसी तरह लगता है कि बीच में हड्डी है, मतलब बीच में आपके मेन हड्डी है, उसके दोनों तरफ से इस प्रकार से पसलियाँ निकली हुई हैं, इसीलिए इसको हैरिंग बॉन गियर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। गियरिंग कॉन्टैक्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग। गियरिंग कॉन्टैक्ट किस प्रकार का होता है? तो मैंने आपको बताया था गियरिंग कॉन्टैक्ट किस प्रकार का होता है। गियरिंग कॉन्टैक्ट स्लाइडिंग होता है प्लस रोलिंग होता है, ठीक। तो स्लाइडिंग कहाँ पे होता है? जहाँ देखिए रोलिंग पहले कहाँ होता है, रोलिंग होता है पिच पॉइंट पे, ठीक। पिच पॉइंट मतलब देखिए जैसे ये गियर है, दूसरा गियर है, दोनों पिच सर्किल है, दोनों जहाँ पर अटैच कर तो उस जगह पिच पॉइंट कहते हैं। तो जो पिच पॉइंट होता है वो पिच पॉइंट पर रोलिंग एक्शन होता है, जहाँ पिच पॉइंट होता है वहाँ क्या होता है, रोलिंग एक्शन होता है, ठीक। और अदर बाकी सभी जगह पर स्लाइडिंग एक्शन होता है, मतलब पिच पॉइंट पे रोलिंग एक्शन, अदर जगह पे स्लाइडिंग एक्शन, ठीक। तो देखिए क्या हो जाता है, गियरिंग कॉन्टैक्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सिर्फ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट नहीं होता, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ओनली रोलिंग एट पिच पॉइंट। हाँ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है लेकिन पिच पॉइंट पे रोलिंग कॉन्टैक्ट हो जाता है। स्थिर सिर्फ रोलिंग कॉन्टैक्ट, डी रोलिंग एंड स्लाइडिंग एट ईच पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो यानी ईच पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं होता, सिर्फ पिच पॉइंट पे रोलिंग एक्शन, अदरवाइज स्लाइडिंग एक्शन, ठीक। तो ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना बहुत है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एन एक्सटर्नल गियर मेस विथ 60 टीथ मैसेज विथ एन एक्सटर्नल गियर ऑफ 16 टीथ मैसेज विथ अ पिनियन ऑफ 20 टीथ, मॉड्यूल बीइंग 6, व्हाट इज द सेंटर डिस्टेंस इन mm। देखिए सेंटर डिस्टेंस का आप देखिए, अभी तक जो हम लोग पढ़ते थे, जो सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो उसका इन्होंने क्या कर दिया, इसको उस क्वेश्चन को इन्होंने रिवर्स कर दिया, उस क्वेश्चन को इन्होंने क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। तो देखिए एक एक्सटर्नल गियर है, इन्होंने एक तो ये क्या है, एक एक्सटर्नल गियर है, ठीक है, कि छोटा सा पिनियन दिया है, इन्होंने कहा एक्सटर्नल गियर पे 60 तीत हैं, ठीक भैया तुम्हारे 60 तीत हैं, इसके 20 तीत हैं, इसके ठीक चलो 20 तीत हैं। तो इन्होंने पूछा है इनका मॉड्यूल 6 है, तो क्योंकि दोनों का मॉड्यूल क्या होता है, सेम होता है, तो इन्होंने पूछा व्हाट इज द सेंटर डिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगी। तो इनका जो सेंटर डिस्टेंस सही होगा, तो सेंटर डिस्टेंस क्या होगा इनका, सेंटर डिस्टेंस मतलब इसे इसकी टीथ, मतलब ये जो आपका एक्सटर्नल गियर है, मतलब इसको मान लीजिए 1 दे दीजिए, इसको 2 कह दीजिए, तो पहले की रेडियस R1 और इसकी रेडियस R2, यही दोनों का योग होगा। अगर डायमीटर के रूप में लिख दें तो हम लिख सकते हैं कि ये D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाना चाहिए, ठीक, यही हो जाना चाहिए। तो D1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम लोग जानते हैं कि मॉड्यूल बराबर क्या होता है, मॉड्यूल बराबर होता है D बाई टी होता है, तो D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर यम इंटू टी होता है, ठीक। तो यम क्या है, मॉड्यूल है, टी नंबर ऑफ टीथ है, तो D1 यहाँ लिख सकते हैं यम की वैल्यू इन्होंने 6 दे रखी है, 6, तो D1 कितना दिया है इन्होंने 60 तीथ, और D2 की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, D2 की वैल्यू इन्होंने 20 तीथ, ठीक, दोनों का मॉड्यूल सेम है, तो 60 प्लस 20 इंटू 6 हो जाएगा टोटल, डिवाइडेड बाई 2, तो 3, तो हो जाएगा 6 3 18, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा 6 7 8 8 8 इंटू 3 8 3 24 हो जाएगा, 6 और 23, 6 दूनी 6 2 8 हो जाएगा, 8 8 का गुणा 3 तो 8 3 24, तो दोनों बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 240 हो जाएगी, ठीक। अब देखिए आंसर 240 तो हो जाएगा, अब लेकिन ये आंसर किस में आया होगा, सबसे पहले ये बताइए कि आंसर mm में आया होगा, सेंटीमीटर वहाँ के किस चीज़ में आया होगा, ये आपको याद रखना जरूरी है। यद्यपि इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें सिर्फ 240 का एक ही ऑप्शन दिया है, लेकिन अगर ऑप्शन इस प्रकार से दिए जाते 2.4 240 00, तब आप कैसे चूज़ करते। देखिए जो मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल जो होता है, मॉड्यूल हमेशा mm में होता है, ठीक, और नंबर ऑफ टीथ का तो कोई मात्रक होगा नहीं, वो नंबर्स में होगा है, तो इसमें तो जब भी मॉड्यूल में मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर निकाल रहे होंगे तो आंसर mm में आएगा, ये आपको याद रखना कि मॉड्यूल हमेशा mm में होता है। तो अगर हम किसी चीज़ का मॉड्यूल निकालने कहा जाए तो मॉड्यूल बराबर क्या होता है, T बाई डी होता है, सॉरी D बाई टी होता है, वही, ठीक, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भूल जाते हैं,
ठीक। तो m इक्वल टू क्या होता है, d/t होता है। d जो होता है mm में होता है, ये आपको याद रखना है। d किस में होता है, mm में होता है। d क्या है, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ द गियर है। ठीक। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ए गियर हैविंग 100 टीथ इज फिक्स्ड एंड द अदर गियर हैव 25 टीथ रिवॉल्व्स अराउंड इट। तो पहले फिगर बना लीजिए। एक 100 टीथ का एक गियर है, ठीक, और दूसरा जो है उसके दूसरे गियर के 25 टीथ है, उसको उसके चारों तरफ घूमता है, रिवॉल्व्स अराउंड। सेंटर लाइंस ऑफ बोथ द गियर्स इज जॉइंड बाय आर्म। दोनों की जो सेंटर डिस्टेंस है वो एक आर्म के द्वारा जोड़ दी जाती है। ओके। हाउ मैनी रिवोल्यूशन विल मेड बाय द गियर ऑफ 25 टीथ फॉर 1 रिवोल्यूशन ऑफ आर्म। ठीक, मतलब इस गियर जो दूसरा गियर है इसकी डिस्टेंस, इसकी जो डिस्टेंस है इसको, इसमें 25 टीथ हैं, तो अगर आर्म जो है आर्म ये अगर एक रिवॉल्यूशन करती तो कितने रिवॉल्यूशन करेगा। देखिए एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का क्वेश्चन है। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बना के सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेते हैं आर्म का रिवॉल्यूशन ले लेते हैं, और दूसरे पे यहाँ पे NA मतलब क्या ले लेते हैं कि ये जो दूसरा है आपका ए गियर मान लेते हैं कि जो ए गियर ये है, और दूसरे पे ले लेते हैं बी गियर लेते हैं, तो बी गियर मान लीजिए पिनियन आपका बी गियर है। ठीक ठीक है, ऐसा पहले टेबल बनाते थे। तो पहले ये मान लिया था आर्म को हमने फिक्स कर दिया। जब आर्म को हमने फिक्स कर दिया तो उसकी रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और आर्म को फिक्स करने के बाद हमने जो ये जो बड़ा गियर है उसको एक रिवॉल्यूशन देते हैं, तो ऐसी स्थिति में बी का रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये दोनों एक सिंपल गियर ट्रेन बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि क्या होता है, स्पीड जो रेशियो होता है, स्पीड रेशियो NA/NB ये बराबर क्या होता है, -TB/TA होता है, ये होता है। तो हमको B का वैल्यू निकालना, तो NB बराबर क्या हो जाएगा, -TA/TB हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टीथ के हिसाब से तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -TA/TB हो जाएगा। ठीक। अब क्या कहते हैं, दूसरी टेबल में हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे सवाल को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसमें y को जोड़ देते हैं। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, इसको x से मल्टीप्लाई करके y जोड़ेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, y से गुणा करेंगे तो ये प्लस जोड़ देंगे तो प्लस y हो जाएगा। इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x हो जाएगा, फिर y से जोड़ देंगे तो प्लस y हो जाएगा। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -TA/TB, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस y जोड़ देंगे इसमें। चलिए बन गया। अब इसको क्या करना है, अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें क्या इन्होंने किया है कि TA की वैल्यू दी है, मतलब A पे कितने टीथ हैं, 100 टीथ हैं, A पे कितने 100 टीथ हैं, B पे कितने टीथ हैं, 25 टीथ हैं। अब हमको अगर x और y की वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग पता चल जाएगा। तो इन्होंने कहा कि अगर आर्म को एक रोटेशन दे, मतलब y की वैल्यू क्या इन्होंने दे रखी है, 1, आर्म का रोटेशन क्या है 1, ये इक्वेशन बन जाता है सीधे सीधे। तो y की वैल्यू क्या इन्होंने 1 दे रखी है। तो इन्होंने पूछा है कि NB मतलब NB का रोटेशन क्या होगा। तो देखिए अगर 1 इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक, तो इन्होंने क्या, तो सीधे सीधे हमारा बन जाएगा कि x एंड y, और NA क्या है, फिक्स है। ये जो क्या है NA मतलब जो बड़ा गियर वो क्या है, फिक्स है ना। तो ये x + y बराबर कितना हो जाएगा, x + y बराबर 0 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -y मतलब -1, तो ये हो जाएगा -1। तो y की वैल्यू हम लोग को क्या चल गई 1, और x की वैल्यू -1, उसको हम लोग इस सवाल में रख के सॉल्व कर देंगे। तो NB की जो वैल्यू आ जाएगी, इसको रखेंगे तो ये जाएगा यहाँ पे TA, तो इसको भाग देंगे तो भाग में हो जाएगा -4 प्लस -4, ये भी -5, तो टोटल हो जाएगा -5 से प्लस, तो हो जाएगा 4 और 1 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो NB का आंसर के NB बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, तो NB बराबर कितना हो जाएगा, 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। मतलब कि आर्म को एक रोटेशन देने पे जो गियर है वो कितना रोटेट करेगा, 5 रिवॉल्यूशन रोटेट करेगा 25 टीथ वाला। ठीक, तो इस प्रकार से एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन को सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो ये आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि इसी तरह से हम लोग सवाल लगभग एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं।
अगला क्वेश्चन, बेवल गियर्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ टीथ एंड इक्वल पिच एंगल कनेक्ट टू और इज ऑर्थोगोनली इंटरसेक्टिंग सब दिस सिस्टम ऑफ गियर इज नोन एज। देखिए, जब हमने आपको बताया था, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ गियर मतलब गियर एंड गियर ट्रिम जब फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहे थे, तभी हमने आपको बताया था कि जब बेवल गियर, इस प्रकार के बेवल गियर जिसमें जो इक्वल हो, मतलब बेवल गियर क्या होता है, बेवल गियर का प्रयोग यहाँ किया जाता है, बेवल गियर का प्रयोग किया जाता है दो परपेंडिकुलर शाफ्ट, मतलब दो परपेंडिकुलर शाफ्ट हो, उनको जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, बेवल गियर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से होते हैं। इसमें अगर ये दोनों गियर एकदम बराबर हो जाए, मतलब इनका पिच सर्किल डायमीटर पिच टेक एकदम इक्वल, मतलब दोनों आइडेंटिकल अगर हो जाए, मतलब ये गियर और ये गियर दोनों आइडेंटिकल हो जाएं, तो इनको कहा जाता है माइटर गियर, MITR, ये माइटर गियर कहा जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा माइटर गियर। ठीक, क्राउन गियर क्या होता है, क्राउन गियर जो होता है वो आपका होता है डिफरेंशियल गियर में होता है, क्राउन गियर होता है। सन गियर होता है, सन के साथ दो प्लैनेट होते हैं, उन सबको घेरे हुए उनका क्राउन होता है। हाइपॉइड गियर कहाँ यूज़ करते हैं, हाइपॉइड गियर यूज़ किया जाता है नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल शाफ्ट के लिए यूज़ किया जाता है। वर्म गियर्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये भी नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के लिए किया जाता है। तो अगर सेल्फ लॉकिंग की बात है, अगर हमें कहीं सेल्फ लॉकिंग गियर यूज़ करना है, सेल्फ लॉकिंग गियर, तो हमको वर्म गियर ही यूज़ करना पड़ेगा। वर्म गियर सेल्फ लॉकिंग होते हैं, सेल्फ लॉकिंग होते हैं मतलब कहने का ये होता है, अभी मैंने आपको वर्म गियर बता रहा था, तो वर्म गियर में इस प्रकार से वर्म की शाफ्ट होती है और यहाँ पे एक वर्म व्हील होता है। तो जब आप इस शाफ्ट को घुमाते हैं तब ये व्हील भी घूमता है, लेकिन अगर आप चाहें कि व्हील घुमाएंगे तब ये शाफ्ट नहीं घूमेगा। मतलब शाफ्ट घुमाने में व्हील तो घूमता है, कि व्हील घुमाने से शाफ्ट नहीं घूमता है। तो इसको एक सेल्फ लॉकिंग सिस्टम कहा जाता है। मतलब इस डायरेक्शन में मोशन तो संभव है, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में मोशन संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से सेल्फ लॉकिंग के काम आते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एडवांटेज ऑफ इनवॉल्यूट प्रोफाइल गियर ओवर साइक्लॉइडर आर गिवन बिलो, विच ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन कौन से सही नहीं है। तो देखिए, नंबर 1, द इंटरफेरेंस इज इनहेरेंटली एब्सेंट इन इनवॉल्यूट सिस्टम, ये पहले ही कथन गलत है। ठीक, नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, जो इंटरफेरेंस होता है, ठीक, जो मतलब इनवॉल्यूट गियर होता है, इसमें सबसे बड़ी समस्या इंटरफेरेंस की ही होती है। इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, इंटरफेरेंस मतलब होता है जब दो गियर आपस में मैश कर रहे होते हैं तो उनके दांत एक दूसरे से में जा कर के फंस जाते हैं। जब फंस जाते हैं तो एक गियर का जो टूथ होता है वो दूसरे गियर के टूथ में इसमें फंस जाता है, तो उसके जो सतह से मटेरियल को खुरच के निकालने लगता है, तो उसी को कहते हैं अंडर कटिंग कहते हैं। ठीक, अंडर कटिंग करने लगता है, उसी को इंटरफेरेंस के कारण अंडर कटिंग होती है, और उस अंडर कटिंग को बचने के लिए उस गियर को उसी तरह से मॉडिफाई कर दिया जाता है, तो उसे अंडर कट गियर कहा जाने लगता है। ठीक, तो देखिए, जो इनवॉल्यूट प्रोफाइल की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो उसमें इंटरफेरेंस के चांसेस सबसे अधिक होते हैं। तो हमारा पहला ही आंसर हो गया। बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं, तो यही हमारा आंसर है। In the involute system, the pressure angle is constant from commencement to the end of engagement, ये कथन सही है। नॉन करेक्ट पूछा था, तो हमारा आंसर तो है। ठीक, तो मतलब ये कथन गलत है और बाकी कथन सही है। ठीक, तो इन द इनवॉल्यूट सिस्टम द प्रेशर एंगल, हाँ, तो इनवॉल्यूट एंगल जो होता है, इनवॉल्यूट प्रोफाइल होती है, उसमें प्रेशर एंगल कांस्टेंट बना रहता है गियर के एंगेजमेंट से लेकर के गियर के एंगेजमेंट समाप्त होने तक, मतलब कमेंसमेंट स्टार्ट होने से लेकर एंड होने तक प्रेशर एंगल क्या होता है, कांस्टेंट बना रहता है। ठीक, लेकिन अगर गियर के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तब इनवॉल्यूट जो होता है, इनवॉल्यूट जो गियर होता है उन तब उनका प्रेशर एंगल चेंज हो जाता है। ठीक, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तीसरा है, द स्ट्रेट टीथ ऑफ द बेसिक रैक फॉर द इनवॉल्यूट प्रोफाइल एडमिट्स द ऑफ सिंपल टूल, मतलब सिंपल टूल की सहायता से ही हम लोग इस बेसिक रैक और सिंपल टूथ की सहायता से ही इनवॉल्यूट प्रोफाइल बना सकते हैं। तो ये गियर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बता रहा है, तो हाँ, इस बहुत रैक एंड पिनियन की सहायता, जो रैक एंड मेथड होता है वही सबसे सरल मेथड होता है गियर को मैन्युफैक्चरिंग में। बहुत अधिक मात्रा में गियर को मैन्युफैक्चर करना हो तो रैक एंड पिनियन मेथड का प्रयोग किया जाता है। जब मैं मैन्युफैक्चरिंग पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको जो गियर के मैन्युफैक्चरिंग तरीके सारे बता दूंगा। हाँ, तो ये कथन सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, द प्रोफाइल फॉर द फ्लैंक एंड फेस इज
ए सिंगल कर्व इन्वॉल्यूट सिस्टम, बिल्कुल। मैं देखिए जब साइक्लॉइडल प्रोफाइल होती है, इन्वॉल्यूट नहीं, जब साइक्लॉइडल प्रोफाइल होती है तो उसमें दो प्रोफाइल बनानी पड़ती है, एक हाइपर साइक्लॉइड और दूसरी एपीसाइक्लॉइड, ठीक। एपीसाइक्लॉइड ही बनानी पड़ती है, हाइपर साइक्लॉइड बनानी पड़ती है। तो साइक्लॉइड जो प्रोफाइल होती है उसमें दो प्रोफाइल बनानी पड़ती हैं, ठीक। एक अडेंडम के लिए अलग, डिडेंडम के लिए अलग। तो उस स्थिति में क्या होता है, गियर की मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी कठिन हो जाती है, क्योंकि इन्वॉल्यूट प्रोफाइल में एक ही प्रोफाइल बनानी पड़ती है, जो एडेंडम की भी होती है वही डिडेंडम की भी होती है, ठीक। तो ये कथन भी आपका सही है। तो इसमें से तीनों कथन, ये कथन, ये कथन, ये कथन सही है, जबकि ये गलत है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, कि उन्होंने नॉट करेक्ट पूछा था। तो बी सी डी ये तीनों करेक्ट हैं, जबकि ए क्या है, करेक्ट नहीं है, ठीक। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एन एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन इज। एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। देखिए ध्यान रखिए, जो गियर होते हैं, सबसे पहले गियर में किस प्रकार कांटेक्ट होता है। जो गियर होते हैं उसमें जो कांटेक्ट होता है वो स्लाइडिंग कांटेक्ट होता है प्लस रोलिंग कांटेक्ट होता है। रोलिंग भी होता है और स्लाइडिंग भी होता है। तो स्लाइडिंग पेयर भी हो गए तो और रोलिंग पेयर भी हो जाते हैं। लेकिन हम परफेक्ट गियर की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ रोलिंग होना चाहिए। जो एक्चुअल गियर है तो उसमें रोलिंग भी होगा, स्लाइडिंग भी होगा। लेकिन जो परफेक्ट गियर होंगे उसमें क्या होता है, स्लाइडिंग भी होता है, नहीं स्लाइडिंग नहीं, जो परफेक्ट गियर होंगे सिर्फ और सिर्फ रोलिंग होता है। तो ये जो होते हैं इसीलिए इनको हायर पेयर कहा जाता है। कैसे प्रकार होते हैं, हायर पेयर कहा जाता है। और इसमें भी ध्यान रखना है, जो एपीसाइक्लिक गियर होते हैं, एपीसाइक्लिक गियर मतलब इस प्रकार गियर जिसमें एक बड़ा गियर होता है, एक छोटा गियर होता है और दोनों आर्म की सहायता से जुड़े होते हैं। तो जो एपीसाइक्लिक गियर होते हैं उनकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 2 होती है। उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 2 होती है। जबकि बाकी जितने गियर होंगे उन सब की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 1 होगी। ऑल अदर गियर्स हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, बट द एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, consider the following profiles of mating gears: involute teeth, cycloidal teeth and conjugate profile। इन्होंने ठीक कहा है क्वेश्चन। और इन्होंने पूछा है कि इनमें से विच ऑफ दिस सेटिस्फाई द लॉ ऑफ गियरिंग। इसमें से कौन कौन लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई करता है। लॉ ऑफ गियरिंग पहले होता क्या है वो जान जाइए। लॉ ऑफ गियरिंग होता है, मैंने कई बार वैसे इसके पहले ही बता रखा है। लॉ ऑफ गियरिंग होता है जैसे 2 गियर्स हैं, ठीक, तो उनके सेंटर के डिस्टेंस को मिला दिया जाए, ठीक, और इन पर जो क्या है, इनका जो कॉमन टेंजेंट बनाया जाए, ठीक। उनका जो कॉमन टेंजेंट बनाया जाए, जो पासिंग होगी वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से ही पास होना चाहिए। गियर घूमते रहे तो उनका कॉमन टेंजेंट क्या है, उसमें भी डायरेक्शन चेंज होता रहता है, लेकिन उसको पास हमेशा एक ही पॉइंट से होना है। तो लॉ ऑफ गियरिंग होते हैं। तो जो लॉ ऑफ गियरिंग को परफेक्टली फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं, जो लॉ ऑफ गियरिंग को परफेक्ट फॉलो करते हैं उन्हीं को कंजुगेट तीत कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, कंजुगेट तीत कहा जाता है, ठीक, कंजुगेट प्रोफाइल। लेकिन कंजुगेट प्रोफाइल का निर्माण बहुत कठिन है, इसीलिए हमने क्या किया है, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल और साइक्लॉइडल प्रोफाइल 2 अदर प्रोफाइल चूज़ कर ली हैं। ये भी क्या है, लॉ ऑफ गियरिंग को फुल्ली फॉलो करती हैं। तो आपको ने पूछा कौन कौन लॉ ऑफ गियरिंग को फॉलो करता है, तो 1, 2 एंड 3 ये तीनों ही इसको फॉलो करती हैं। तो 1, 2 एंड 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ठीक फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया गियर एंड गियर ट्रेन संबंधित सवाल लगभग सारे सॉल्व करा दिए मैंने। इसमें लगभग आपको सभी तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक फ्रेंड्स। तैयारी जारी रखिए। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाता रहूं, आपकी तैयारी कराता रहूं और मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, ठीक फ्रेंड्स। तो जो जल्दी मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, थियरी ऑफ मशीन या अदर क्वेश्चंस में लेकर सीख ही आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा भाई जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।